हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यानी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है, मॉडरेट लेवल का आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो जो है वो सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो बहुत ही स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर दिया है। क्वेश्चंस क्या था? तो क्वेश्चंस था विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ था होमवर्क में। तो बहुत स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए, इसका मैं ऑप्शंस भी दिया था आप लोग को। 22 मई, 7 अप्रैल, 8 मार्च और 12 जनवरी, है ना। यानी मैंने ये तो होमवर्क में दिया ही था, साथ में साथ ये भी आप लोगों से बोला था कि सब जितने भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा दिन में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। तो आइए देख लेते हैं एक बार, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है ना। अब मैं पूछूं आपसे 7 अप्रैल को, तो सबने सही बताया। 7 अप्रैल को क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम ले लेना चाहता हूँ एक बार, जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया था। तो पहली स्टूडेंट थी, यानी जो पहला आंसर आया था, पहला कमेंट आया था, वो निकिता का आया था। उसके बाद स्मृति, श्वेता, रूपा, नेहा, सुनील, साधना, श्वेता कुमारी, काजल, स्वाति, है ना, निशु, चांदनी, रिया, विधि, मनीषा, खुशबू। तो बहुत ही इन्होंने अच्छा आंसर दिया। सबका आंसर करेक्ट था। ठीक है, तो आप लोग भी जो है ऐसे आंसर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ तो आप लोग जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, भार को मापा जाता है तो बताओ किससे मापा जाता है। साधारण तुलना से, स्प्रिंग तुलना से, भौतिकी तुलना से, या इनमें से कोई नहीं। तो आज बताओ, आज जो आपका टेस्ट हुआ था, तो आप आज का जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, तो उसी में मैं ये पेपर जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था, यानी विज्ञान का। तो बताओ तो आप लोग इसका क्या आंसर दिए थे टेस्ट में। भार को मापा जाता है साधारण तुलना से, भौतिकी तुलना से, स्प्रिंग तुलना से, या इनमें से कोई नहीं। सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर सब लोगों ने सही दिया था, मैं देखा भी था। ठीक है, यानी मोस्टली स्टूडेंट का ये आंसर सही है। तो किससे मापा जाता है? स्प्रिंग तुलना से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज देखिए, कुछ मापने के यंत्र हैं जो एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो एक पूछ लेता है पायरोमीटर। ठीक है, तो बताओ तो पायरोमीटर एक यंत्र है, इससे क्या मतलब, इसका क्या यूज़ है, बताओ मुझे ये। पायरोमीटर जो है इसका क्या यूज है। तो गाइस देखिए, इसका जो मतलब आप टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, जहाँ पूछने लायक रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो देखो, पायरोमीटर जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो सरफेस का टेम्परेचर मापता है ना। यानी सूर्य की सतह का तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य की सतह का मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब एक है बैरोमीटर। ठीक है, इसका भी पूछ लेता है, सबको मालूम है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा हूँ। तो बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग वायु दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक है एनीमोमीटर। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ लिए जाते हैं, जिनको याद नहीं है वो नोट कर लिए। ठीक है, वो नोट कर लें इस बात को। तो देखो, एक है एनीमोमीटर, गलत लिख दिया ना, एनीमोमीटर। ठीक है, तो इसका क्या यूज है। तो ये देखिए, ये एक ऐसा यंत्र है, इसका प्रयोग हम लोग वायु की स्पीड मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकता है कि वायु की स्पीड मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक दो ऐसे हैं, अब दो एक ऐसे मतलब यंत्र हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, पहला है हाइड्रोमीटर, ठीक है, और दूसरा है हाइग्रोमीटर। इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन होता है। तो देखो, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर
इससे क्या करते हैं, तो इससे द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि वायु की आर्द्रता, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन पूछे वायु की आर्द्रता मापने हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रा 6 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.496 इंटू 10⁻12 मीटर या 1.496 इंटू 10⁻13 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, खगोलीय मात्रक का मतलब क्या होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, यानी एक खगोलीय मात्रक जो है वो किसके बराबर होता है। तो देखो गाइज, वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा, सब किसी ने सही आंसर दिया था टेस्ट में, क्या दिया था, ऑप्शन ए, यानी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, यदि उसमें छिद्र हो तो छिद्र क्या होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, अपवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आप लोगों ने टेस्ट में इसका क्या आंसर दिया था, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो फैलती है, सबको मालूम है, और उसमें जो छिद्र है तो वो भी क्या होगा, वो भी फैलेगा ही ना। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में लगा होता है, क्या लगा होता है, सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी से सब किसी को बताना है। ट्रांजिस्टर में लगा होता है, क्या लगा होता है जी, तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्धचालक, है ना। तो ट्रांजिस्टर में क्या लगा रहता है, अर्धचालक लगाता है, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, है ना। अब ये भी तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना कि ट्रांजिस्टर में कौन सा धातु जो है वो अर्धचालक के रूप में प्रयोग होता है, तो बता सकते हो आप लोग। चलिए देखते हैं कौन बताता है, तो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कौन सा धातु का प्रयोग जो है अर्धचालक के रूप में करते हैं, बताओ। ट्रांजिस्टर में कौन सा धातु सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग होता है, यानी अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम जो है इसका प्रयोग जो है हम लोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तु सभी प्रकार की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होगा, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए काली, बी उजली, सी पीली, डी हरी। जल्दी से बता दो किस रंग की वस्तु जो है सभी प्रकार की विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, यानी काली। ठीक है, तो काली जो रंग है, ठीक है, तो यानी काली प्रकार की कोई भी वस्तु है वो सभी प्रकार की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की विमा होती है, तो जल्दी से बता दो, डायमेंशन पूछ लिया गया है, तो जल्दी से इसका आंसर सब किसी को बताना है। शक्ति की विमा होती है, क्या होती है, ml का पावर 2 t का पावर -2 या ml का पावर 2 t का पावर -3, ml t का पावर -1 या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, यानी ml का पावर 2 t का पावर -3। ठीक है, ये शक्ति की विमा होती है। अब एक क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, बताओ। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो जी हाँ, क्या होता है, वाट,
है ना, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग बताइए। बल का जो डायमेंशन होता है यानी बल की जो विमा होती है वो क्या होती है, बहुत ही बार बता भी चुका हूँ, पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो देखो बल की जो विमा होती है वो तो मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, m(L)⁻1 t⁻²। तो ये बल की विमा हो गई। ठीक है, और बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, सब किसी को मालूम है। ठीक है, चलिए अब एक और मैं फिर से बताता हूँ, कार्य तथा ऊर्जा, ये भी मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, इसका विमा क्या होता है, तो m(L)2 t⁻²। ठीक है, ओ सॉरी क्या बता दिया मैं, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है जी, तो m(L)2 t⁻² होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है, विमा होता है m(L)2 t⁻² होगा। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है वो सबको मालूम है क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण क्या है। ये तो मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ आप लोग को, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सबको ये जल्दी से बता दो। मृग मरीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो जल्दी से बता दो सब कोई, मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, हीरा है ना, हीरा क्यों चमकता है, तो उसका भी जो रीज़न है यही है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसी कारण जो है हीरा चमकता है। समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या घट जाएगी, अपवर्तित रहेगी, या कभी घटती है तो बढ़ती है। जल्दी से बता दो, सब किसी को बताना है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, या कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा गाइस, तो ये अपवर्तित रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चंस इस तरह ना पूछकर आपसे इस तरह भी पूछ देगा तो कंफ्यूज मत होना। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो अपवर्तित रहती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, नोट कर लेना। ये जितने भी मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ ये बहुत ही VVI हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से, देखो नोट कर लेना, मैं बोल देता हूँ, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो अपवर्तित रहती है, यानी चेंज नहीं होती है ना, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, ये क्या रहेगी, अपवर्तित रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो सबको ही आंसर दे दोगे ना, बताओ, क्रुक्स को, हिप्पोक्रेटस को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। जंतु विज्ञान का जनक जो है यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी अरस्तु को। वेरी गुड, है ना, तो जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है, जो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान रहता है, बताओ कितना रहता है, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होना। तो जल्दी से बता दो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन है 27 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री सी, चौथा ऑप्शन है 37 डिग्री सी। ये तो बहुत ही सिंपल है, अब तो बता दोगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये कितना होता है जी, वेरी गुड, कितना होता है, तो 37 डिग्री सी होता है ना। देखो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है ना वो सेल्सियस में एक्यूरेट जो होता है वो
36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो ये कितना होता है, तो 98.6 होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब यानी शरीर के तापमान यानी 37 डिग्री सी को हम लोग केल्विन में बदल देंगे, तो ये केल्विन में इसका मान कितना हो जाएगा, यानी 273 प्लस 37, तो ये कितना हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन हो जाएगा। फाइन, में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि डायन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। बताओ, डायन सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है, बल का है, संवेग का है, आवेग का है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दो। तो जी हाँ, डायन सेकेंड किसका मात्रक है, तो ये ऑप्शन सी यानी आवेग का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायन सेकेंड ना देकर आपको ये भी दे सकता है कि न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो बात वही हुआ, न्यूटन सेकेंड बोल लो या डायन सेकेंड बोल लो। तो न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो आवेग का, ठीक है। या डायन सेकेंड भी दे देगा, अब पूछेगा कि किसका मात्रक है, तो ये भी जो है आवेग का ही मात्रक है। समझ में आ गया। अब जो है आवेग, ये कौन सी राशि है बताओ, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, जल्दी बताओ। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जी हाँ, आवेग जो है कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है ना। सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन बताओ तो, बल का जो एसआई मात्रक है वो तो न्यूटन होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में बल का जो मान है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब अगर मैं सीजीएस में पूछूं तो क्या होता है, यानी बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बता सकते हो आप लोग, तो जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ, सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, क्या होगा, यानी बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। ये भी पूछ लेता है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बताओ सबको इसका आंसर। नौसादर निम्न में से किसे कहते हैं, बताओ। सोडियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है सब किसी को। तो किसको कहते हैं नौसादर, तो जी हाँ, किसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जो है हम नौसादर के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मजदूर 3 केजी की ईंट को 50 मीटर उद्ग्रत ले जाता है, यदि इस कार्य में उसे 20 मिनट लगते हैं तो मजदूर के कार्य करने की दर है, यानी कार्य करने की दर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कार्य करने की दर क्या होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लो, mgh/t, ठीक है। तो m मेरा क्या है, मास है, तो मास कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है। g क्या है, यानी स्मॉल g का मान कितना होता है, सबको मालूम है 9.8। मेरा कितना है, 50 मीटर है, दे रखा है ना। और टाइम कितना दे रखा है, मेरा 20 मिनट दे रखा है। तो हमको सेकंड में बदल लेना होगा। क्यों बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइट जो है ये भी मीटर में है, और टाइम जो है यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड का कम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। तो अब तो बना लोगे ना, बताओ कैसे होगा। यानी m मेरा कितना था, 3 था, है ना। g मेरा कितना है, तो 9.8 होगा। और हाइट मेरा कितना है जी, तो 50 होगा, है ना। और अपॉन में 20 मिनट, और इसको 60 सेकंड कर देंगे क्योंकि सेकंड में लाना है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इतना कर लोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1.22 वाट, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, यानी 100 वाट पे 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन होगा।
तो इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या है, आर बराबर मेरा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी होता है। आर मेरा क्या है, तो प्रतिरोध है, पी वी मेरा क्या है जी, तो वोल्ट है, पी मेरा क्या है, पावर है यानी वाट है ना। तो अब बता दो, अब तो बन जाएगा, यानी आर बराबर मैं क्या बताया था, वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना है जी मेरा, वोल्ट, तो 220 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 220 गुना 220 हो जाएगा। और मेरा पावर कितना है, तो 100 दिया हुआ है, नहीं बन जाएगा, अब तो बन जाएगा ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बताओ कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 नहीं आ जाएगा, यानी 484 ओम जो है मेरा आ गया। तो आर बराबर मेरा यानी प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया, चालक की चालकता का मान कितना, सॉरी कितना आ गया जी, तो 484 आ गया। समझ में आ गया। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो चालक की चालकता का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, विद्युत चालकता निकालना है ना आपको। तो विद्युत चालकता बराबर क्या होता है, ये होता है 1/r होता है। ठीक है, तो 1 और r का वैल्यू क्या है, 10 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करोगे, यानी 1/10 को सॉल्व करोगे तो सबको मालूम है ये 0.1 होगा, तो 0.1 ओम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चंस जो हैं अभी बचे हैं बहुत से क्वेश्चंस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए।